दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पूरे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की, जो कि आपका पेपर है इंग्लिश का। ये 2024 का पेपर है और इंग्लिश का है, और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन एक एक लिखित आंसर हम देखेंगे। सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे हम देने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है आपका डॉक्टर एपीजे कलाम वाला आया हुआ है, जो कि पुराने आपके क्वेश्चन पेपर में से उठाया गया है। मैंने बताया था कि आप पुराने पेपर पढ़ लेना, और 3 पेपर मैंने आपको दिए थे जिनको आपको पढ़ने ज़रूरी थे। जिन बच्चों ने वो तीनों पेपर पढ़ लिए उनको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि जो पैसेज है उनको छोड़ करके बाकी सब कुछ आया हुआ है। अब वो कैसे-कैसे उनके आंसर्स देने थे वो मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम वाला जो पैराग्राफ है, इसको जब आपने पढ़ लिया होगा तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, 3 गोल्स फॉर इंडिया आर। 3 गोल्स कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए आपको सीधा-सीधा बताया गया है कि जो है फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि ऑल जो है ये डी ऑप्शन करेक्ट करना था आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, हु हैज़ 3 गोल्स टू बी अचीव्ड फॉर इंडिया? हु हैज़ 3 गोल्स टू बी अचीव्ड फॉर इंडिया? तो यहाँ पर जो है किसका जो है ये विज़न है कि जो है 3 गोल्स अचीव करने हैं इंडिया के लिए। तो ये गोल थे, तीनों के तीनों गोल थे, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के थे, जो कि अचीव करने चाहिए। यहाँ पे जो है सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया आपसे, व्हाट विल हेल्प इंडियंस टू गेट रिस्पेक्ट ऑफ अदर कंट्रीज? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल कि जो है यहाँ पे पूछा गया है व्हाट विल हेल्प इंडियंस, जो हमारे भारतीय हैं उनको कौन सी चीज़ जो है हेल्प करेगी, जो दूसरे देश जो है उनका रिस्पेक्ट करें। तो वो है सबसे बड़ी बात कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब पैसादार हो जाओगे, आप फेमस हो जाओगे, तो जो है आपकी कंट्री का रिस्पेक्ट जो है, इंडियंस का रिस्पेक्ट सब कोई करेंगे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। पैराग्राफ में सीधा सीधा लिखा हुआ है। इसके बाद में हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? इंडिया के डेवलपमेंट में जो है हिस्सेदारी किसकी है या कौन उसका जिम्मेदार है? तो सारे के सारे इंडियंस जो है उसके जिम्मेदार हैं। गवर्नमेंट का इस पैसेज में कोई जिक्र नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट हम लेंगे नहीं। प्राइम मिनिस्टर का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हम प्राइम मिनिस्टर लेंगे नहीं। तो हमारा जो इंडियंस जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। पावर ऑफ साइट, पावर ऑफ साइट का मतलब होता है विजन। नेसेसरी मतलब आवश्यकता होती है, रिस्पॉन्सिबल मतलब दायित्व होता है, रिफ्लेक्ट मतलब जो है किसी के ऊपर जो है आपका छवि होती है। तो विजन जो है ये पावर ऑफ साइट कहलाती है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो हिंडर, हिंडर का जो है अपोजिट वर्ड आपको बताना है। हिंडर का अपोजिट वर्ड आपको बताना था, इसमें ऑप्शंस में से चूज करना था। हिंडर का मतलब होता है कि कठिनाई पैदा करना या उसमें बाधा डालना। तो बाधा डालना या कठिनाई पैदा करना, तो हम उसमें क्या है, इसका अपोजिट हो जाएगा कंट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पे जो है ई ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें भागीदार बनना, कठिनाई ना करना, भागीदार बनना, कंट्रीब्यूट जो है सही हो जाएगा। प्रॉब्लम तो इसका सिनोनियम हो गया, डिस्टर्ब भी इसका सिनोनियम हो गया, एवोल्यूट तो होगा नहीं। ठीक है, आप एवोल्यूट नहीं कर रहे हैं, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। I walked along the street of Delhi. I wondered that what the history of my country mean to me. Here was a land where man had achieved greatness on every plane. अब कौन से प्लेन पे? एस्ट्रोनॉमी में, अलजेब्रा में, और यहाँ पे आर्किटेक्चर में, उसके अलावा जो है इवन पोएट्री में, म्यूजिक में एंड आर्ट्स में। इस तरह से आपका ये पैराग्राफ है। इसके क्वेश्चंस के आंसर सीधे सीधे डिस्कस कर लेते हैं। आपको इस पैसेज को समझाने का कोई मतलब नहीं है, बस सिंपली हम देख लेते हैं। सबसे पहले, वेयर वॉज द राइटर वॉकिंग? तो यहाँ पे पहले ही पैसेज में, पहले पैराग्राफ में लिखा है द राइटर वॉज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, द राइटर वॉज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली। आप देख सकते हैं ये आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं कराऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया, इन विच फील्ड्स हैड द मैन ऑन द अर्थ गोट अचीवमेंट? तो धरती पे जो है आदमियों ने कहाँ, कौन कौन से फील्ड में जो है सक्सेस पा ली है? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो धरती पे जो आदमी ने अचीव किया है, ग्रेटनेस अचीवमेंट जो है, वो एस्ट्रोनॉमी में किया है, अलजेब्रा में किया है, और आर्किटेक्चर में किया है, पोएट्री में किया है, म्यूजिक में किया, आर्ट किया है। तो ये सारे के सारे जो है हम इसके आंसर्स लिख देंगे। और कौन कौन से फील्ड पूछे गए? तो मैन हैड अचीव्ड ग्रेटनेस ऑन एवरी प्लेन लाइक एस्ट्रोनॉमी, अलजेब्रा, एग्री आर्किटेक्चर, इवन पोएट्री, म्यूजिक एंड आर्ट। तो ये जो है आपको लाइन लिख देनी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, दो कर लिए हमने, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर डिड द राइटर मीट सोहनलाल? तो सोहनलाल से राइटर कहाँ मीट हुआ था? तो यहाँ पर देखो आप लिखोगे, व्हेन आई मीट सोहनलाल कॉनॉट सर्किस पे।
तो यहाँ पे कनॉट जो है आपका सर्कस, उस दिल्ली में कनॉट प्लेस है, वहाँ पे सर्कस है, तो कनॉट सर्कस पे वो मीट हुआ था। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा द राइटर मीट सोहन लाल एट कनॉट सर्कस। तो यहाँ पर जो है ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, फोर्थ नंबर, हु सेड हेलो टू राइटर। तो यहाँ पे देखोगे आपको हेलो सोहन लाल सैड, तो किसने कहा था? सोहन लाल ने। तो हम आंसर लिख देंगे सोहन लाल सैड हेलो टू राइटर। तो यहाँ पे ये भी आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हुज फ्रेंड आर डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। तो किसके दोस्तों की यहाँ पे बात हो रही है? तो यहाँ पे देखोगे आप दीज आर माई फ्रेंड्स। अब ये जो सारी बातें कर रहा है सोहन लाल बता रहा है, सोहन लाल एडेड वेविंग हिज हैंड ओवर द ग्रुप को जो है उसने संबोधित करते हुए जो बताया कि ये मेरे दोस्त हैं। तो किसके दोस्त थे? वो सोहन लाल के दोस्त थे, तो है ना। तो यहाँ पे सोहन लाल जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सोहन लाल फ्रेंड्स आर डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। ठीक है, क्यों हुज फ्रेंड? तो सोहन लाल फ्रेंड्स आर डिस्क्राइब्ड इन पैसेज। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सिक्स नंबर, हु स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द यंगर मैन स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपको देखना है बस ध्यान से। तो यहाँ पे मैंने जो है आपको आंसर दिया है द यंगर मैन स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फास्ट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया सातवां, हु ट्रांसलेटेड फॉर द राइटर। राइटर के लिए ट्रांसलेट किसने किया था? तो यहाँ पे लास्ट लाइन देखोगे, यहाँ पे जो है कि जो यंगर मैन था उसने स्पीक कर दिया बहुत तेजी से, तो जो है उसको किसी ने, जो राइटर है जो स्पीकर है वो यहाँ पे समझ नहीं पाया। ठीक है, तो फिर लास्ट में जो है सोहन लाल हु हैड बीन क्वाइट ऑल द टाइम, जो सोहन लाल था वो चुप था, लास्ट में उसने क्या किया? ट्रांसलेटेड फॉर मी। तो सोहन लाल ने ट्रांसलेट किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा सोहन लाल। ठीक है, तो यहाँ पे इस आंसर को कैसे लिखेंगे? सोहन लाल ट्रांसलेटेड फॉर द राइटर। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए आठवां प्रश्न, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। विशिंग, विशिंग मतलब किसी को शुभकामनाएं देना, तो ग्रीटिंग मतलब भी शुभकामनाएं होता है। तो ग्रीटिंग इसमें शब्द है, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर देखिए ग्रीटिंग है, ये रहा। तो जी ये हो जाएगा ग्रीटिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, इसमें एक और प्रश्न पूछा गया है, जो पूछा गया है राइट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज। उसका स्टॉप्ड का, स्टॉप का हो जाएगा स्टार्टेड। स्टार्टेड कहाँ से हो जाएगा? तो आप देख सकते हो, आप ये रहा स्टॉप्ड, और जो है स्टार्टेड जो है आपको बीच में मिल जाएगा, एक जगह मैंने देखा था, ये रहा देखिए, ये रहा स्टार्टेड। ठीक है, तो ये स्टार्टेड, आपको स्टॉप का अपोजिट क्या है? स्टार्टेड, तो स्टार्टेड लिख देना था। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपने अभी दो पैराग्राफ के पूरे सॉल्यूशन देखे लिखित रूप से। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिखित रूप से आंसर देखने के लिए। तो अभी कल मैंने जो पेपर कराया था उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर देखिए, योर सिस्टर हैज़ सिक्योर्ड 95 मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। वहाँ पे मैंने क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि आप जो है फर्स्ट डिवीज़न आए हैं, तो फर्स्ट डिवीज़न की जगह केवल 95 मार्क्स कर देना था। मैंने कल ये वाला एप्लीकेशन आपको लेटर जो है करवाया हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा और आप अच्छे तरीके से इसको करके आए होंगे। इसी में और पार्ट जो आपको दिया हुआ था, ये वाला तो मैंने कल करवाया था। आप जिन बच्चों ने मेरे 3 वीडियो देखे थे तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बाकी नहीं देखा तो आप एक वीडियो पढ़ के चले गए तो वो आपकी समस्या है। बाकी मैंने 3 वीडियोज़ इसके लिए डाले हुए हैं। हिंदी का मैंने ऑलरेडी आपको इम्पोर्टेंट दे दिया है। हिंदी ऑलरेडी इम्पोर्टेंट दे दिया गया है, वो सारे आंसर्स बताए हुए हैं मैंने हिंदी में कि ये चीज़ पढ़ना है, कैसे-कैसे करना है। आपका विज्ञापन लेखन हो, चाहे एप्लीकेशन लेखन हो, या फिर आपका निबंध लेखन हो, और सारे के सारे जो क्वेश्चंस बुक्स में से उठाए जाते हैं वो सारे करवा दिए हैं, उनको ज़रूर चेक कर लेना। अभी आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ क्या पूछा गया है देखिए, सिद्धि सिद्धार्थ हैं आप, 10वीं क्लास में हैं, जीएसएस कोटा में। यू कांट अफोर्ड बोर्ड फीस, आप जो है बोर्ड फीस को सहन नहीं कर सकते, मतलब आपके फादर जो है वो बीमार है, इस वजह से आप जो है वो बोर्ड फीस दे नहीं सकते। सीधी सी बात है, सहन करने का मतलब। राइट एप्लीकेशन करना है, प्रिंसिपल को सीधा सीधा एप्लीकेशन लिखना है। योर स्कूल टू अरेंज योर बोर्ड फीस एज यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट डू नॉट वांट टू वेस्ट 1 ईयर ऑफ योर एजुकेशन। आप अपना जो है 1 साल ख़राब नहीं करना चाहते, तो आप चाहते हैं कि स्कूल को जो है आप एक प्रार्थना पत्र लिखें जिसमें कि वो आपकी फ़ीस जो है वो माफ़ कर दें। अफोर्डेबल नहीं है तो आप माफ़ करवाना चाहेंगे, जैसे कि आपके पिताजी है, आप बता सकते हो किसान है, फार्मर हैं, और जो है वो सिख हैं और वो अभी काम पे नहीं जा पा रहे हैं। इस तरह से आपको ये लिखना था। बाकी इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया था कि 2-3 साल के जो मैंने मॉडल पेपर करवा रखे हैं उसमें मैंने ये करवा रखा है। तो इसको भी अगर आपने देख लिया होगा, मेरे मॉडल पेपर्स देखे होंगे तो ये भी कर दिया होगा आपने। तो दोनों में से तो ये कल ही क्वेश्चन कराया था और ये मॉडल पेपर मैंने दे रखा है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है फार्मर हैड हिज सन्स लेजी एंड क्वेरलसम। अब यहाँ पर जो है आप जानते हो वो जो है एकता में शक्ति वाला जो कहानी है, आपको पता है सारे भाई लड़ते थे तो फार्मर ने क्या करा, लकड़ी का गट्ठा दे दिया था, तो वो वाली स्टोरी लिखनी थी। ये भी स्टोरी मैंने आपको कराई हुई है।
ठीक है, ये स्टोरी बिल्कुल एज इट इज़ कराई हुई है। और ऑप्शन में आ जाइए, और ऑप्शन में रैबिट एंड टोटोटॉइस, ये तो आपके बचपन की कहानी है, 8वीं 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं तो सभी ने ये कर दिया होगा। अगर किसी ने ये फार्मर वाला नहीं करा होगा, दोनों ही कहानियाँ 8वीं 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं आप, तो ये आसानी से कर दिया होगा, इसको तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर ये आपका पैराग्राफ आया था। इस पैराग्राफ में सेव वाटर का पैराग्राफ लिखना था, तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, टू सेव वाटर इज मोस्ट एसेंशियल थिंग ऑफ टुडे। और मैंने कराया भी था ये वाटर वाला आपको, अगर आपने देखा है वीडियो तो। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स, नो लाइफ विदाउट वाटर इज पॉसिबल। ओशियन वाटर इज नॉट कंज्यूमेबल, मतलब हम समुद्री पानी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। एवरीबडी शुड सेव रेन वाटर, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कल ही बताया था मैंने। People should build rainwater harvesting system in every building. They should clean the rivers, ponds and wells tanks before rainy seasons. Or they should not waste water anywhere. It is very precious for हमारे जो है लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। आवर लाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, जो है हमारी ज़िंदगी जो है वो नहीं हो सकती है परिपूर्ण बिना पानी के। तो इस तरह से ये जो है पैराग्राफ आपको लिखना था। तो कुछ वर्ड्स मैंने दिए हैं, अगर ये आपने ऐसा लिखा है तो अच्छी बात है, इससे थोड़ा सा घुमा फिरा कर लिखा है तो भी अच्छी बात है, इस तरह से आपको लिखना था। इसके अलावा जो इसका अगला पैराग्राफ आया हुआ है वो मैंने आपको कराया हुआ है। देखिए, अभी कल ही करवाया था, एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल, ये पैराग्राफ मैंने आपको कल ही करवाया था, बिल्कुल एज इट इज़ ये सेम टू सेम पैराग्राफ आपको करवाया हुआ है कि भैया ये पैराग्राफ आएगा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये पूरा का पूरा डिस्क्राइब करके बताया हुआ था। 3 पेपर मैंने कल दिए थे, तीनों पढ़ लिया होगा, उनके पेपर अच्छे हो गए होंगे, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे और ऑप्शन वाला भी करवाया हुआ है। आ जाइए अगले सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं। द ट्रेन डैश रीच द स्टेशन बिफोर आई रीच देयर, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, तो रीच जो है तो हैड रीच्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। इसमें बोला गया है माई मदर ऑलवेज, यहाँ पे ऑलवेज यहाँ प्रतिदिन की बात आ गई है, वर्शिप गॉड इन द मॉर्निंग, तो ऑलवेज है वर्शिप्स आ जाएगा, यहाँ पे एस लग जाता है, बस इसका इतना सा ही आंसर होता है। नेक्स्ट जो है ही डैश अराइव एट हिज डेस्टिनेशन बाई नाउ, बाई नाउ की बात हो रही है तो ही विल आ जाएगा, क्योंकि अभी पहुंचेंगे, तो यहाँ पे जो है विल अराइव आ जाएगा, विल अराइव्ड। ठीक है, यहाँ वर्शिप्स आ जाएगा, हैड रीच्ड आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आई डैश लर्न इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर, अब सिंस लास्ट ईयर आ गया है तो यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर, मैं सीख रहा हूँ पिछले 1 साल से, और आई हैव बीन लर्निंग, तो दोनों ही ऑप्शन सही है। जिसने बच्चे ने भी दोनों में से कोई एक ऑप्शन लिखा है उसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था। द टीचर सैड टू स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे द टीचर टोल्ड हो जाएगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो है इन्वर्टेड कोमा हटाओगे तो दैट लग जाएगा, यू का यहाँ पे दे हो जाएगा, आर का वर हो जाएगा, गुड स्टूडेंट्स हो जाएगा फिर। तो द यहाँ पे आपका जो बनना था वो बनता द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे वर गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें सेकंड पार्ट पूछा गया, ही सेड टू मी डिड यू रीड न्यूज़ पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ही सेड की जगह ही आस्क, क्योंकि आपको वो पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग ऐड है तो वो आस्क करेगा, पूछेगा भाई उससे। तो ही आस्क मी वेदर आई रीड न्यूज़ पेपर बिफोर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, और यहाँ पर जो है आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे देखिए हैरी विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, हैरी अकेला है लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा है, तो यहाँ पे प्लूरल नहीं लगेगा, गो नहीं लगेगा, गोज हो जाएगा। फॉर ए वीक वॉक डेली, डेली की बात हो रही है ना, रेगुलर फॉर्म आ रहा है तो यहाँ पे गोज हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। अमोंग ऑल द स्टूडेंट्स ही डैश डिफरेंट इन ओपिनियन, तो यहाँ पे ही है और ही है एक वचन, तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा। ठीक है, वर नहीं आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में करना था, तो यहाँ पे जो डू इट है तो इसके कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं डू इट के। इट वॉज डन ये भी हो सकता है, ठीक है, इट इज़ डन ये भी हो सकता है, इट मस्ट बी डन ये भी हो सकता है, लेट इट बी डन ये भी हो सकता है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, आपने कौन सा किया है आप चेक कर लीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं आप अपने स्कोर को, हमारे को स्कोर कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमने तो ये स्कोर प्राप्त किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है माई मदर गेव मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, बहुत ही सिंपल सा आया हुआ है, ये वाला मॉडल पेपर में आया हुआ था और वैसा का वैसा उठा के यहाँ पे चेप दिया आपको। ए ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज गिवन बाई माई मदर, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मॉडल पेपर से सेम टू सेम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, फ्रेम क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, गुड एग्जामिन्स ऑल,
गॉड एग्जामिन्स ऑल, मतलब भगवान सबकी परीक्षा लेता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा हु एग्जामिन्स ऑल। ठीक है, तो ऑल से हमें खत्म करना था, क्वेश्चन टैग लग जाता, तो ये हमारा आंसर हो जाता हु एग्जामिन्स ऑल, तो भगवान एग्जामिन्स ऑल। यहाँ पे जो नेक्स्ट है ऐड क्वेश्चन टैग, तो यहाँ पे जो है सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, इस तरह का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हमने देखा था अभी हमारे मॉडल पेपर में, स्टूडेंट डोंट वेस्ट देयर टाइम, तो डू दे यहाँ पे आ जाता, डू दे, और फिर डू स्टूडेंट्स भी आ सकता था, तो डू दे जो बेस्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सटीक आंसर। बाकी यहाँ पर जो है डू स्टूडेंट्स भी आप कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स की चर्चा हो रही है, तो डू दे भी हो सकता है और डू स्टूडेंट्स भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, सेक्शन डी टेक्स्ट बुक से, यहाँ पे आंसर्स देखते हैं इनके। हिज फर्स्ट जर्नी व्हाट केयरफुल, ठीक है, ये वाला आपको याद आ गया होगा कहाँ से लिया गया है, तो अब चलिए इसके प्रश्नों को देख लेते हैं, ये आपका पास सभी के पास क्वेश्चन पेपर है, अभी इसके आंसर्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो है आफ्टर सेविंग मनी द नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज, तो जब उसने पैसे बचा लिए थे तो उसका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था, तो यहाँ पर अगर आप इस पूरा पैराग्राफ को पढ़ लेते हो तो आपको मिलेगा टू स्लिप आउट ऑफ हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ना तो उसका बस कोई प्रॉब्लम था, जब उसके पास पैसे थे तो बस में जा सकती थी, ड्राइवर से कोई लेना देना नहीं था, आंट से कोई लेना देना नहीं था, तो टू स्लिप आउट ऑफ हाउस। ठीक है, घर से बाहर जो है निकलना। अब इसके बाद जो है वॉली स्टूड लुकिंग फ्रॉम डैश, तो कहाँ से देखने का ज़्यादा जो है वो करती थी, डोरवे से, इसमें लिखा हुआ है डोरवे। ठीक है, लुकिंग फ्रॉम डोरवे, तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर हो जाता है सी ऑप्शन डोरवे। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वाली यूज द हाउस ऑफ मदर्स नैप इन, अब वहाँ कहाँ पर जो है वो यूज़ करती थी, तो यो एक्सरसन्स में यूज़ करती थी, वाली यूज हाउस ऑफ मदर्स नैप इन एक्सरसन, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता, आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट होना था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके लिखित उत्तर देने हैं उसको भी बात करते हैं, कहाँ कहाँ से कौन से उत्तर देने थे आपको। वेयर डिड द बस रोल ऑन, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बस रोल ऑन कहाँ से हुआ था, तो आ जाइए देखिए, द बस रोल्ड नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, तो यही आपका आंसर होता है, यहाँ पर जो है ये पैराग्राफ में आंसर दिया गया है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है द बस रोल्ड ऑन कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, ये बस सिंपल सा ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, व्हाट वाज ग्लोब्ड अप बाय द बस, तो यहाँ पे ग्लोबिंग अप बाय द बस द अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और ए पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी आपको, ये रहा, ग्लोबिंग अप द अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और ए पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, तो अगर आप ये पैराग्राफ उठा के भी लिख देते तो भी सही है, अगर आप अपने हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से आंसर बनाते हो तो सबसे बेस्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिड वाली सेव फाइनली फॉर बस राइड, तो फाइनली वाली ने कितने पैसे बचाए थे, तो 60 पैसे बचाए थे, इसमें लिखा हुआ है, ऊपर आप देखोगे थोड़ा सा तो यहाँ पे देखो, सी हैड सेव्ड टोटल 60 पैसे, यहाँ पे ये पैराग्राफ में मेंशन किया गया है, तो यही आपको लिखना था 60 पैसे, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया फाइनली वाली सेव फाइनली फॉर बस राइड कितने, तो वाली सेव फाइनली 60 पैसे फॉर बस राइड, इस तरह भी आप लिख सकते हो, तो जिससे भी आपने लिखा होगा आंसर आपका सही हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसके बाद आइए नेक्स्ट इसके और पार्ट की बात करते हैं, जिन बच्चों ने ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं किया, तो द देयर वाज नो आंसर द रेडियो वाज डेड टू, तो ये आपका एरोप्लेन वाले चैप्टर से लिया गया है, तो आ जाइए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, द पायलट कुड नॉट सी वेयर ही वॉज बिकॉज ही हैड नो, अब जो है पायलट नहीं समझ पाया कि वो कहाँ पर है, किसके कारण नहीं समझ पाया, तो ना तो उसका रेडियो काम कर रहा था, ठीक है, और ना ही उसका कंपास कर रहा था, ठीक है, क्लाउड्स की तो बात नहीं कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे बोथ ए एंड सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर था। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे, इसमें पूछा गया है वेयर डिड द पायलट लूज हिमसेल्फ, तो पायलट ने अपने आप को कहाँ खो दिया था, तो एक स्ट्रॉम में खो दिया था, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाकी वो मेले में तो गया नहीं था, किसी घर में गया नहीं था, किसी स्ट्रीट में गया नहीं था, बहुत सिंपल सा आंसर था, आंख मूंद करके बच्चे ने आंसर दिया होगा ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया व्हाट वाज सीन बाय द पायलट, अब पायलट ने जो है वो क्या देखा, तो पायलट ने वहाँ बस तो देखा नहीं, भगवान को देखा नहीं, दोस्त को देखा नहीं, किसको देखा, एरोप्लेन को देखा, एक और ब्लैक एरोप्लेन जो है उसने देखा, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड अनदर पर्सन से, दूसरे पर्सन ने क्या कहा, तो यहाँ पे पीछे जब आप देखोगे पैराग्राफ में तो उसने कहा था फॉलो मी, ठीक है, ही लेफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड फॉलो मी, तो उसने क्या कहा फॉलो मी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अनदर पर्सन लिफ्टेड वन हैंड, उसने अपना हाथ उठाया, एंड वेव्ड हिलाया और बोला फॉलो मी,
ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज नेम ऑफ द एरोप्लेन ऑफ द पायलट, तो पायलट का प्लेन का नाम आप सभी को पता है, दोकाता था, तो दाकोटा जो है आप लिख दोगे तो ये हो जाएगा आंसर। द नेम ऑफ द एरोप्लेन ऑफ पायलट वाज दाकोटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज सुफिशियंट। सुफिशियंट मतलब पर्याप्त होता है, एनफ मतलब भी पर्याप्त होता है, एनफ मतलब पर्याप्त और सुफिशियंट मतलब भी पर्याप्त। ठीक है, एनफ भी इसमें आपके पैराग्राफ में लिखा गया है, तो पैराग्राफ से ही आपको देना था आंसर। आइए आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो सो एज टू कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर्म। जो है वो भगवान में उसका विश्वास जागृत रखना चाहता था, इसलिए जो है उसने जो है उसको पैसे भेजे थे। बाकी उसका वो कोई मित्र नहीं था, कोई यार नहीं था, जानकार नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप जानते हो इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको याद आ गया होगा, ये लाइन आपको लिखनी थी। अगला जो क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, तो उसके मंडेला का जो भूख था आज़ादी के लिए, उसके जीवन को कैसे उसने बदल दिया, तो हम लिख देंगे द यंग, यहाँ पे आ जाइए नीचे, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे दिया है मैंने, सेकंड वाले का आंसर जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ एज ही लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ सेटल फैमिली, उसने जो है अपने साथ जो फैमिली रहती थी उसका भी कंफर्ट छोड़ दिया, और फाइट फॉर ए ग्रेट कॉज, और जो है वो दूसरे मतलब आज़ादी के लिए जो है लड़ने में लग गया। ही ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उसने क्या करा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। ही दिस चेंज हिज हिम फ्रॉम ए फ्राइटेंड यंग मैन टू ए बोल्ड वन, तो इस तरह से हम जो है इसका आंसर लिखते हैं। इस तरह से अगर आपने थोड़ा सा इससे मिलता जुलता लिखा है तो आपका आंसर सही है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका पूरा आंसर बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट वाला देख लिया, सेकंड वाला देख लिया, थर्ड वाला देखते हैं। वाई वाज द यंग सुगल एफ्रेड टू फ्लाई, तो वो क्यों डरता था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द यंग सुगल वाज एफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज इज फर्स्ट फ्लाइट, या क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है तो यही सीधा हमारे को लिख देना था कि उसका पहली उड़ान थी इसलिए वो डरता था। अगर आप चाहे तो इसमें ऐड और कर सकते थे, ही वाज अनसिक्योर ऑफ हिमसेल्फ, वो जो है खुद पे विश्वास नहीं रखता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज बेकर कॉल्ड, तो बेकर जो है ग्लिम्स ऑफ इंडिया से पूछा गया, बेकर बेकर को क्या कहते थे, उसको पैडर बोलते थे, याद होगा आपको। तो यहाँ पे जो आ जाएगा द बेकर इज कॉल्ड ए पैडर, यहाँ पे जो है ये आपका इसका उत्तर हो गया। छोटा छोटा सा, जहाँ पे जो बड़ा उत्तर है वो बड़ा लिखेंगे, जहाँ छोटा उत्तर है वहाँ छोटा लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें से कोई एक करना था आपको। मैं सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ढंग से पढ़ लेना। और हिंदी ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, हिंदी का पेपर मैं डाल चुका हूँ, देख लेना। बाद में विश्वास फिर ऐसा रहेगा आपका कि फिर मैंने देखा नहीं। अभी अभी हमारे पास बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमने आपका वीडियो बाद में देखा, उसमें से तो बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं, क्योंकि हमने 3-3 वीडियो अपलोड किए थे। अभी आपका हिंदी का एक पेपर दे दिया है, इसको पढ़ लीजिए, बाकी और पेपर्स जो हैं वो हम दे देंगे आपको। तो पहले हिंदी का पेपर जो एक दे दिया गया है पढ़ लीजिए, और यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स मिला दीजिएगा। डिस्क्राइब नेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, जब उसने जो है स्टॉर्म में जब एरोप्लेन उड़ाया, ठीक है, जब आंधी तूफान चल रही थी, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान वाला माहौल था, तब उसका एक्सपीरियंस कैसा था प्लेन उड़ाने का, ये बताना है। एज द पायलट यानी नरेटर एंटर देन इनटू द स्टॉर्म हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग, हिलने लगा और जो है ट्विस्ट करने लगा, मुड़ने लगा, घूमने लगा। ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन एज इट वॉज ब्लैक, सब कुछ बाहर जो है काला था, इसलिए वो जो है प्लेन के बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। व्हेन ही लुक्ड एट द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट दे हैड स्टॉप्ड फंक्शनिंग, और जब उसने कंपास और दूसरे इंस्ट्रूमेंट की तरफ देखा जो उसके एरोप्लेन में थे, तो सब कुछ जो है काम करना बंद कर चुके थे। ड्यू टू द स्टॉर्म, क्योंकि वहाँ आंधी तूफान की वजह से जो है पूरा का पूरा जो है सिस्टम उसका खराब हो चुका था। इट वॉज टेरिबल एंड फियरसम एक्सपीरियंस फॉर हिम, जो है उसके लिए एक डरावना अनुभव था। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसका आंसर लिखना था। मिलता जुलता अगर आपने लिखा है तो बहुत ही बेहतरीन है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे 5 के 5, इतना ही लिखना था, कुछ ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डज एन ए फील अबाउट हर फादर एंड मिस्टर कीजिंग, तो वो अपने पिता और कीजिंग के लिए कैसा फील करती थी एने, ये आपको बस बताना है। तो एने हैज़ फॉन्ड ऑफ मेमोरीज ऑफ हर फादर एंड मिस्टर कीजिंग, जो है उनकी यादों का जो है वो बहुत ज़्यादा वो थी। फॉन्ड मतलब क्या कहते हैं कि किसी चीज़ के ऊपर मतलब उनका उसका कीड़ा होना, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, तो मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, तो इसका मतलब होता है फॉन्ड। तो एने वॉज फॉन्ड ऑफ मेमोरीज ऑफ हर फादर एंड मिस्टर कीजिंग हु हैव left indelible impressions on her mind and affected her life a lot. The way she represent all of them in her diary reveals that Anne was very good at understanding people and a developing इंटरपर्सनल रिलेशंस। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना था। थोड़ा सा मैचिंग करते हुए अगर आपने लिखा है तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। कंप्लीट आपको जो है इसका जो है आंसर का
नंबर मिलेगा, 5 के 5 नंबर मिलेंगे आपको, मिलता जुलता लिखना था आपको। आंसर एनी वन, तो यहाँ पर जो है राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमोव, लोमोव का जो है कैरेक्टर स्केच लिखना था। मैंने बताया था प्रपोजल से 2 क्वेश्चंस आएंगे हमेशा। और राइट द एंडिंग ऑफ द प्ले, तो दोनों ही आंसर्स देख लीजिए। पहले हम बात करते हैं लोमोव का जो है कैरेक्टर, उसका चरित्र का चित्रण हमें करना था। तो लोमोव इज ए मिडल एज्ड मैन ऑफ 35, ही सफर्स फ्रॉम palpitations और cramps and numbness of limbs, ठीक है। he is nervous and can't speak and act like a calm and composed man. He comes to Natalya's house with a proposal of marriage but soon forgets the real purpose of visiting, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देते, तो ये लोमोव का जो है चारित्रिक चित्रण हो जाता। बाकी आपने और भी कुछ इसमें मिला के लिखा है या इससे थोड़ा सा हट के भी लिखा है तो वो भी सही है, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपका, इसमें पूछा गया है व्हाट इज एंडिंग ऑफ प्ले प्रपोजल। प्रपोजल जो प्ले था ये खत्म हुआ था, उसका एंडिंग क्या था? द प्ले एंड्स विद नातल्यास लोमोव प्रपोजल, ठीक है। लोमोज ने जो है, नतल्या एक्सेप्ट कर लेती है लोमोव के प्रपोजल को। बोथ देम ऑफ किसिंग टू एक्सप्रेस देयर लव, दोनों जो है किसिंग करते हैं अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए, फॉर ईच अदर, बट दे स्टिल आर्गुइंग ओवर हुज डॉग इज बेटर, फिर भी वो जो है लड़ते झगड़ते रहते हैं किसका कुत्ता बेहतर है। और चुकोव सजेस्ट दैट ऑल हैव चैंपियन टू सेलिब्रेट, और जो है चुकोव उनको बताता है कि भैया एक काम करो, तुम लोग सेलिब्रेट करो चैंपियन लेकर के। तो इस तरह से जो है इस कहानी का एंड होता है। तो आपको इस तरह से ही मिलता जुलता लिखना था, आपने जो लिखा होगा सही होगा मे बी, लेकिन आंसर जो करेक्ट दे रहा हूं मैं आपको वो राइट आंसर यही है सारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यहाँ पर आपको वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट का आंसर देना था। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले क्वेश्चन है हु फाउंड ए टेक्स्ट इन द एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ओल्ड रिलीजियस मैन जो है उसने फाइंड आउट किया था टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा द ओल्ड रिलीजियस मैन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हु कैन लव यू फॉर यूर सेल्फ, कौन आपको आपके लिए ही प्यार करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली गॉड, गॉड कैन लव यू फॉर यूर सेल्फ, ठीक है। आपके स्वयं के लिए केवल भगवान ही आपको प्यार कर सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी में और पार्ट दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए केवल 2-2 नंबर के क्वेश्चंस थे और एक लाइन का आंसर था। अमांडा वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। वाई इज अमांडा रिफ्यूज टू ईट चॉकलेट, तो अमांडा ने रिफ्यूज क्यों किया है चॉकलेट ईटिंग से? तो इसका रीजन था अमांडा रिफ्यूजेज टू ईट चॉकलेट बिकॉज सी सफर्स फ्रॉम एक्ने। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने, ठीक है। तो जो है सफर कर रही थी एक्ने से। इसी में दूसरा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है व्हाट इज टोल्ड टू लुक एट इन द एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ पर जो है किसके ऊपर ध्यान देने की बात की गई है एक्सट्रैक्ट के अंदर? तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा जो है इन द एक्सट्रैक्ट इज टोल्ड टू लुक एट स्पीकर, ठीक है। किसके ऊपर? जो अमांडा को नसीहत दे रहा है उसके ऊपर बात हुई, तो यहाँ पे स्पीकर जो है इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया है आपसे आंसर एनी टू, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉल, तो मतलब यहाँ पे पोइट क्या कहना चाहता है कि जो बच्चा है ना वो अपने बॉल के खो जाने से क्या सीखता है? द पोइट सजेस्ट फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉल द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेसेस वेयर ही विल लूज थिंग्स, विल बाई सम मोर टू रिप्लेस द वंस लॉस्ट, मतलब कुछ खरीद सकता है जो खो चुका है उसके लिए कुछ सही खरीद सकता है, लेकिन जो है वो खोई हुई चीज़ को वापस नहीं पा सकता है। ये चीज़ जो है इसमें पोएट जो है इंगित करता है, समझाता है, बताता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका आंसर लिखना था, मिलता जुलता आपने लिखा होगा मुझे विश्वास है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं हाउ डू यू आइडेंटिफाई एन एशियन लॉयन, तो एशियन लॉयन को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपके पूरे को पूरे बुक में लिखा हुआ ये लाइन, द एशियन लॉयन हैड ए लार्ज बॉडी एंड ब्राउनिश येलो कोट, इट रोर्स लाउडली व्हेन इट्स अटैक इट्स प्रे, जो अपने शिकार पर जब ये अटैक करता है, उसके ऊपर हमला करता है तो बहुत जोर से दहाड़ता है, तो ये इसकी पहचान है। तो ये इसका आंसर हो गया सेकंड वाले का। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें से कोई भी आपको 2 ही आंसर देने थे। हाउ डज द पोएट्स मूड चेंज, तो पोएट का मूड चेंज कैसे हो जाता है? व्हेन ए क्रो सुक्स ब्रांच ऑफ द होमलेक ट्री, जब वो कोई होमलेक ट्री का एक कौवा जो है पेड़ हिलाता है तो उसके ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो का कुछ बूंदे या कुछ जो है पार्ट गिरता है, और उस इंसिडेंट पे जो है अचानक से उसका मूड चेंज हो जाता है और वो जो है वो अपने आप को हैप्पी महसूस करता है और पूरे दिन जो है उसके चेहरे पे मुस्कान रहती है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना था। तो ये हो गया इसका आंसर। सारे क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आपके लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं।
यहाँ पे भी आपको एक आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ लाइफ। आपने अगर ये क्वेश्चन देखा होगा तो मैंने मॉडल पेपर में दिया था ये क्वेश्चन। मॉडल पेपर जिसने देखा है उसका तो बस पूछो ही मत, मॉडल पेपर और 3 पेपर मैंने जो दिए थे उसने तो कामयाबी हासिल कर ली, उसके 80 में से 70 के आसपास तो आसानी से आ जाने हैं। तो अब आपको विश्वास करना है कि आपने कितना देखा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे चैनल पर अवेलेबल है, 2022 का मॉडल पेपर देखिए, 2023 वाला देखिए, 2024 वाला देखिए। उसके अलावा जो मैं आईएमपी हमेशा देता हूँ आपको, जब भी देता हूँ डालता हूँ मैं, कुछ वायरल क्वेश्चंस के हिसाब से डालता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से। तो ये चीज़ अगर आप देखते हैं तो आपको कोई इशू नहीं होने वाली है। यहाँ पर जो है सीधा सीधा हम बता देंगे, सी एनकरेज भोली एवरी टाइम एंड वॉज एफोसिनिएट टुवर्ड्स हर। सी आस्क भोली टू पुट असाइड द फियर बीइंग एबल टू स्पीक। जो है वो बोलने में, क्योंकि उसको भोली को चोट लगी हुई थी, ठीक है ना, तो उसको जो है बताती है कि बोलने की हिचकिचाहट को दूर रखो। और फिर सी ट्रांसपोर्ट भोली इनटू ए कॉन्फिडेंट गर्ल, और जो है वो क्या करती है, उसकी मदद करती है कॉन्फिडेंट गर्ल होने में। साथ ही साथ उसको सीखना लिखना और बोलना जो है वो अच्छी तरह से सिखाती है। ये सारी चीज़ें जो है उसको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और उसकी डिग्निटी के बारे में भी जो उसको समझाती है। तो ये सारे का सारा इंपॉर्टेंट रोल है जो उसकी टीचर ने उसके लाइफ में अदा किया। इसी को घुमा फिरा के आपने कैसे भी लिखा हो ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। इसी में दूसरा पार्ट है, चाहे आपको कोई भी एक पार्ट करना था। व्हाट वाज द काउज ऑफ चेंज इन द लोजल लाइफ। लोजल लाइफ में जो चेंज था वो किस वजह से था, वो उस कॉज को बताना था, क्या रीज़न था। तो द कॉज था वो लोजल का जो है वो नेकलेस था। नेकलेस जो है उसी ने पूरा का पूरा जो है लोजल का पूरे लाइफ को चेंज कर दिया था। क्योंकि उसने रिप्लेसमेंट, उसने नेकलेस को खो दिया था, फिर उसको नया वन लेना था, तो उसके लिए जो उसको पैसे जुटाने थे। तो इस तरह का जो है आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना था, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है आपका 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया गया है एनी टू करना है आपको। तो व्हाट आर क्वालिटीज़ दैट गो इन टू द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। तो यहाँ पे 3 क्वालिटीज़ जो है हमारे मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के पोइट ने बताई है, नरेटर ने बताई है। और वो 3 क्वालिटीज़ कौन सी थी? ए फर्स्ट रेट माइंड, ठीक है, फर्स्ट था उसका रेट माइंड, सेकंड था क्यूरियोसिटी, और थर्ड था विल टू विन, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना था, फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी, और तीसरा था विन, विल टू विन, ठीक है। बस इतना ही लिख देते तो आपका आंसर सही हो जाता। तो ये 3 जो है इसमें आपको जो है क्वालिटीज़ बतानी थी, क्वालिटीज़ केवल आपको 3 लिखनी थी, तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, 2 नंबर। यहाँ पे थर्ड जो क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, हाउ वुड यूज एक्सेस या एस एस गिफिन एज ए साइंटिस्ट। फिर से मॉडल पेपर का क्वेश्चन उठा के दिया गया है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा, गिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट एज ही डिस्कवर्ड द साइंटिफिक फार्मूला टू मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। दिस वाज इंडीड ए बिग अचीवमेंट इन साइंस। और जो है ये मतलब अद्भुत चमत्कार था जो कि साइंस हिस्ट्री में हुआ है। बट ही सीम्ड टू इन्जॉय द फीलिंग ऑफ पावर व्हेन ही बिकम इनविजिबल। लेकिन जब वो गायब हुआ तो उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा इसके मजे ले लेता हूँ। बाकी आपको जो है और लिखना होता तो आप और लिख सकते थे। बाकी ये परफेक्ट आंसर जो है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो है मैंने आपको दे दिया है। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा आपको। नेक्स्ट जो आपका थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्हाई डज हॉरेस डेनबी स्टील एवरी ईयर। जो है वो चोरी हर साल क्यों करता था हॉरेस डेनबी। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर हो जाता है, हॉरेस डेनबी वाज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स। उसको जो है महंगी और जो है दुर्लभ किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था, ठीक है, कलेक्शन करना बड़ा शौक था। लेकिन जो है वो रिच नहीं था, मतलब उसके पास पैसे नहीं थे, और जो है वो जो है मेहनत नहीं करता था इतनी ज़्यादा कि हाँ वो किताबें खरीद सके। तो वो क्या करता था, वर्किंग हार्ड के बजाय जो है वो मनी को चुराने लग गया था, ठीक है। वो एवरी ईयर जो है ये काम करता था। बस ये हो गया इसका आंसर, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं 19वें और अंतिम प्रश्न की तरफ, जिसमें आपको एमसीक्यू देने के आंसर्स देने थे। हु वर सीक्रेट एजेंट्स। यहाँ पे वर दे दिया है, अगर इज बोलता तो हम तो केवल ओसोबेल को ले लेते, लेकिन जो है वर बोल दिया यानी कि 2 का नाम लेना है, तो ओसोबेल भी थी यहाँ पे, सीक्रेट था सीक्रेट एजेंट, और मैक्स भी। तो यहाँ पे ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट होता है, ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट होता है। हाउ ओल्ड वाज अनिल। तो अनिल की कितने साल की उम्र थी, ये भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में से उठाया गया। ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है आपका, 25 साल। इसके बाद में व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉग दैट मिसेस पम्फेरी हैड। तो आपको पता ही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करवाया हुआ है आपको, ट्रिकी है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सभी ने सही किया होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र था जिसका हमने सॉल्यूशन देखा, और कंप्लीट पूरा सॉल्यूशन है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा है इसके लिए कि आप जो है परेशान ना हो। तो इन प्रश्नों को आप आराम से मिला लीजिए, सोच लीजिए आपने किस तरह का लिखा है। मिलता जुलता लिखा है तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई रहिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आपने जो चीज़ मैंने बताई है उससे भटक के लिखा है, कुछ अलग लिखा है,
ज़्यादा ही अलग लिख दिया है, कुछ अलग लिखोगे तो भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं, जितने नंबर हैं उससे आधे मिल जाएँगे। लेकिन आप बिल्कुल ही अपने लाइन से भटक जाते हो तो आपको नंबर जो है बहुत ही कम मिलेंगे या ना के बराबर मिलेंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से अपना स्कोर कमेंट कर दोगे। बाकी मैंने हिंदी का पेपर अपलोड कर दिया, उसको चेक कर लेना। साइंस का पहले ही डाल दिया था और सोशल साइंस का ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं। तो ये 3 पेपर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपके पास समय है, बहुत सारे गैप्स हैं, इन गैप्स का फ़ायदा उठाइए, पढ़ते जाइए और अपने स्कोर को जो है बढ़ाते जाइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।